name is Ruchita Sharma and today I am explaining the topic which is mechanism of hormone action which comes under the chapter chemical coordination and integration. So first of all इस चैप्टर में हमें सबसे पहले समझना है क्लासिफिकेशन ऑफ अ हार्मोन. ओके, दैट इज हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे कि हार्मोन्स को हम लोगों ने कैटेगराइज किया है बिटवीन द टू मेजर पार्ट्स, दैट इज लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स एंड लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन्स. जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं वो कौन कौन से हार्मोन्स हो सकते हैं? तो हमारे जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स थे जिसे हम बोलते हैं T3 एंड T4 हार्मोन, दैट इज द आइडोथायरोनिन्स. तो बेसिकली T3 एंड T4 हार्मोन्स से आइडोथायरोनिन्स कहते हैं, वो लिपिड सॉल्युबल हो सकते हैं. और लिपिड सॉल्युबल और कौन हो सकते हैं बच्चों? दैट इज स्टीरॉइड हार्मोन्स. स्टीरॉइड हार्मोन में कौन आ जाएंगे? जैसे कि कॉर्टिसोल आ जाएगा, है ना. कॉर्टिसोल्स में कौन आएंगे? जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्सकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सम द हार्मोन्स which are the steroidal in nature, that is the estrogen, progesterone and the testosterone. So हम यहाँ लिख देते हैं सेक्स हार्मोन्स. Okay, so these are called as steroidal hormones. Now come to the lipid insoluble hormone. Lipid insoluble hormone which are called as catecholamines. Catecholamine has the non-adrenaline and adrenaline hormone. Okay, non-adrenaline and non-adrenaline and adrenaline hormone. And all the proteinaceous hormone, all the peptide hormones just like insulin, glucagon, hypothalamic hormone, pituitary hormones, thymosin, TCT that is thyrocalcitonin, every जो कि पेप्टाइड और प्रोटीनेशियस हार्मोन हो सकते हैं, वो सब कौन होते हैं बच्चों? लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं. अब इस मैकेनिज्म को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे दो स्टेजेस में बना लेते हैं डायग्राम. सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? लिपिड सॉल्युबल की. सपोज करते हैं कि ये इस तरीके से हमारे पास में क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड वी नो दैट कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर ना. लिपिड बाइलेयर की बनी होती है हमारे पास में क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो मान के चलते हैं कि इस तरीके से हमारे पास में पोलर हेड है और यहाँ पे नॉन पोलर टेल है. इस तरीके से हमारे पास में ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम है. अब अगर हम ध्यान से देखें बच्चों तो यहाँ पे सपोज करते कौन सा हार्मोन आया? लिपिड सॉल्युबल. अब सॉल्युबल है तो मेम्ब्रेन भी तो सॉल्युबल है क्योंकि मेम्ब्रेन कौन सी? लिपिड बाइलेयर लिपिड की बनी है. तो सॉल्युबल जो हमारे पास में हार्मोन होगा वो क्या करेगा? इजिली क्रॉस कर पाएगा, इजिली डिफ्यूज कर पाएगा अंदर की तरफ. तो ये जो भी हार्मोन है क्या करता है ना बच्चों? एंट्रेंस कर जाता है किससे? हमारे लिपिड की बाइलेयर से. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है साइटोप्लाज्म. सो साइटोप्लाज्म कंटेन अ रिसेप्टर व्हिच इज कॉल्ड एज अ साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर और साइटोसोलिक रिसेप्टर. इसे हम साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर या साइटोसोलिक रिसेप्टर दोनों कह सकते हैं. ये रिसेप्टर्स हर एक हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होते हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. सो हार्मोन यहाँ पे जैसे ही आकर के अटैच होता है इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको हम लोग. ठीक है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. और अब ये फाइनली यही जो हमारे पास में हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये किसके अंदर जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करेगा क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है. दैट वी हैव अ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस कंटेन द जेनेटिक मटेरियल एज डीएनए. तो जैसे ये कॉम्प्लेक्स जो है डीएनए को इन्फ्लुएंस करेगा तो डीएनए से एमआरएनए में इन्फ्लुएंस होगा. एमआरएनए में इन्फ्लुएंस होगा तो उससे प्रोटीन जो बनेगा उससे भी क्या होगा? वो प्रोटीन में इन्फ्लुएंस होगा और इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल या बायोफिजियोलॉजिकल जो भी रिएक्शंस होंगे, बायोकेमिकल रिएक्शंस, वो प्रोसीड की जाएगी. लेकिन व्हाट अबाउट द लिपिड इनसॉल्युबल? अगर हम इनसॉल्युबल वाले की बात करें तो क्या उसमें भी ऐसा ही होगा? नो बच्चों, वहां पर क्या होगा? यहाँ तो हमने देखा कि मेम्ब्रेन के अंदर इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स थे लेकिन इनमें मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं. मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर का मतलब ये है कि सपोज दिस इज हार्मोन और ये हमारे पास में क्या लिपिड बाइलेयर है लेकिन लिपिड बाइलेयर के बीच में ही यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है? एक रिसेप्टर लगा होता है. इस टाइप के रिसेप्टर को हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर. बेसिकली हम इसको मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ रिसेप्टर अगर अंदर लगा होगा तो इनसॉल्युबल है ना हमारा जो हार्मोन है वो लेयर को क्रॉस करके अंदर नहीं आ पाएगा. इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे अरेंजमेंट्स करके रखे हुए हैं कि बॉडी ने एक स्पेशल अडेप्टेशन किया हुआ है कि यहाँ पर उसने रिसेप्टर्स लगाए हुए हैं. ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर हार्मोन क्या करता है ना बच्चों, ये हार्मोन जैसे रिसेप्टर से क्या करेगा? बाइंड करता है. तो यहाँ पे रिसेप्टर के थ्रू यहाँ पे क्या होता है? जी प्रोटीन होता है. इस जी प्रोटीन के एक्टिवेशन से क्या होता है? यहाँ पर जी प्रोटीन के एक्टिवेशन से यहाँ पे होता है एडिनाइलाइल साइक्लेज एक एंजाइम होता है, ये एक्टिव हो जाता है. ठीक है, जी प्रोटीन की वजह से एडिनाइलाइल साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है. इसके एक्टिवेशन होने से यहाँ हम लोग कुछ एटीपी को यूज करते हैं और ये एडिनाइलाइल साइक्लेज किसमें कन्वर्ट होता है? साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट हो जाता है विच एक्ट एज अ सेकेंडरी मैसेंजर. ओके, तो सेकेंडरी मैसेंजर के साथ कनेक्ट करा साइक्लिक एएमपी. आपके जो IP3 है, कैल्शियम आयन है, ये सब आपके सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं. तो एटीपी को यूज करके हम लोगों ने साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट किया और एटीपी को किस में कन्वर्ट कर दिया? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया. और फाइनली ये जो हमारे पास में सेकेंडरी मैसेंजर होगा ये हमारे न्यूक्लियस में जाकर के हमारे जो डीएनए के साथ में इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा जिससे बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्रिएट होगा. ठीक है, तो ये